स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम आ गए हैं एक नई वीडियो लेके जिसमें कि हम आपको फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के इकोनॉमिक्स टॉपिक का जो है रिवीजन कराएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक इसका जो है वो है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसमें हमें बेसिक कंसेप्ट और प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं। तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमी जो पहला टॉपिक है वो क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स जो है ये सोशल साइंस है जो कि प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज पे काम करता है। मतलब चीज़ें कितनी बनेंगी, अब जितनी बनी है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए, बांटा कैसे जाए, और उसका कंजप्शन कि कितना उसका जो है वो मतलब यूज़ हुआ, इस पे डिपेंड करता है। अगला आता है आपका इकोनॉमिक एजेंट्स। तो इकोनॉमिक एजेंट्स क्या होते हैं, वो इंडिविजुअल्स या वो इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं जो कि इकोनॉमिक का डिसीजन लेते हैं, मतलब फैसला करेंगे, जैसे कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, गवर्नमेंट, कॉरपोरेशंस, बैंक्स एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद आती है बात ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स की। तो ब्रांचेस कौन कौन से हैं इसकी, इसको मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो बात करें अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, ये एक स्टडी ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, इंडिविजुअल्स जो हैं, किसी भी इंडिविजुअल के इकोनॉमिक जो बिहेवियर है उसके बारे में पढ़ना, हाउस होल्ड्स के बारे में पढ़ना, फिल्म्स इन डिसीजन मेकिंग एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कोई भी फैसला लेना या रिसोर्सेज के बारे में, उसके उसकी स्टडी को हम लोग बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये कंसर्न्ड विद द फॉलोइंग, किसके साथ, सप्लाई एंड डिमांड, इंडिविजुअल मार्केट। इंडिविजुअल मार्केट जो है उसकी सप्लाई और डिमांड के बारे में अगर हमें देखना है, हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में उसको पढ़ेंगे। जैसे कि टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल का अगर हमें देखना है कितना सप्लाई होना चाहिए, डिमांड कितनी। अब देखो, अगर कोई चीज़ है, कुछ भी आप प्रोडक्ट ले लो, कुछ भी आप एग्जांपल ले लो, जैसे सपोज ले लो आप कप ही ले लो। अब मार्केट में आपको पता है कि 50 घर हैं, जिस जगह मैंने दुकान डाली हुई है वहाँ 50 घर हैं। ठीक है, अब 50 घर हैं तो अगर आप लगा लो 50 घर में 10-10 आदमी होंगे तो 50 × 10 आपका हो गया 500, मतलब आपको 500 कप चाहिए एटलीस्ट। आप मतलब ऐसा सोच के चल रहे हो, तो आप अपनी दुकान में एटलीस्ट 500 नहीं तो 450, 500 इतना कप आप रखोगे। क्यों, आपको पता है डिमांड है 500 बंदे की अगर, तो मेरे पास उतना सप्लाई होना चाहिए 500 का। ठीक है, तो ये जो चीज़ है, इसी तरह से इकोनॉमी है। इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, कंज्यूमर की चॉइस कैसी है। अब जैसे मैं कप का ही मैंने आपके लिए एग्जांपल ले रखा। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको कप में चाय पीना पसंद है तो आप कप लेके रखोगे उनके लिए। कुछ लोग ऐसे होंगे जो छोटे ग्लास में चाय पीना पसंद करेंगे, चाय वाले ग्लास में वो। कुछ लोगों को डिस्पोजल पसंद होंगे। तो आप जो है कस्टमर की चॉइस के ऊपर देख के आप जो है अपने पास वो स्टॉक रखोगे। इंडिविजुअल प्रोड्यूसर बिहेवियर। ठीक है, जो प्रोड्यूसर है उसका बिहेवियर कैसा है। अब आप खुद में तो ऐसा है नहीं कि दुकान में अपने आप ही मतलब बन जाएगा, आपको इस चीज़ की पूरी स्टडी करनी पड़ेगी, कहाँ से खरीदना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सब चीज़ें। इंडिविजुअल लेबर मार्केट पे भी, अब कितना लेबर मतलब क्या हिसाब है, लेबर का क्या हिसाब है, कितना अमाउंट वो चार्ज करते हैं, इन सब चीज़ों का जो भी वो होता है कार्य, वो सब होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही। ठीक है, अब बिना किसी देरी से हम आगे बढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील्स विद द बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल। पूरी की पूरी इकोनॉमी का जो बिहेवियर और परफॉर्मेंस देखते हैं उसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक, मतलब लार्ज स्केल में। ठीक है, इसको हम स्टडी ऑफ सेंट्रल इश्यूज, ये मोस्टली जो है कहाँ यूज़ होता है, एम्प्लॉयमेंट, जैसे एम्प्लॉयमेंट, नौकरियों जो मतलब होती है उसके विषय में। गवर्नमेंट, द ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल आउटपुट, नेशंस की तो ग्रोथ रेट है उसमें, जीडीपी, इन्फ्लेशन, जनरल प्राइस लेवल एंड स्टेबिलिटी। मतलब बड़े पैमाने पे अगर हम बात करें इकोनॉमी की, अगर हम देख रहे हैं तो वो हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखते हैं। माइक्रो, जैसे वर्ड माइक्रो खुद ही बोलता है, माइक्रो मीन स्मॉल, तो वो जो है छोटे पैमानों में देखा जाता है। ठीक है, ये वर्ड जो है माइक्रो और मैक्रो ये खुद ही बता रहे हैं, मैक्रो होता है लार्ज और माइक्रो होता है स्मॉल। अब इसको याद रखने के लिए आपको पता है माइक्रोस्कोप, तो माइक्रोस्कोप क्या होता है, जिसमें हम छोटे छोटे ऐसे सूक्ष्म जीवों को देखते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, मतलब बहुत छोटे। सेम इज़ द केस हियर, माइक्रो मीन्स छोटा, मैक्रो मीन्स बड़ा। अब बात करें स्ट्रक्चरल कंपोजिशन ऑफ इकोनॉमी की, तो भाई देखो इसमें क्या आता है, इसमें आता है प्राइमरी सेक्टर्स। प्राइमरी सेक्टर्स कौन से होते हैं, जो डिस्क्राइब करते हैं सारी इंडस्ट्रीज़ को, जो कि नेचुरल रिसोर्स के, जो हमें कुदरत से चीज़ें मिलती हैं उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब रॉ मटेरियल जो वहाँ से लाते हैं,
नेचर से, कुदरत से जो रॉ मटेरियल लाते हैं, ठीक है, उसको हम लेते हैं प्राइमरी सेक्टर से। जैसे फार्मर्स हो गया, फिशिंग हो गया, माइनिंग हो गया। फार्मर्स क्या करते हैं, मतलब खेतों में उगाते हैं, जो हमें धान जो है वो उगाते हैं। फिशिंग, मछलियों का पालन करना। माइनिंग जो आते हैं, कोल माइनिंग वगैरह, वो सब जो आते हैं आपके प्राइमरी सेक्टर्स में। सेकेंडरी सेक्टर्स की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे अम, वो सारी इंडस्ट्रीज आती हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूजेबल प्रोडक्ट्स ऑफ फिनिशिंग गुड्स, ठीक है। जैसे कि मतलब एक फिनिशिंग गुड्स जो है उसका मैन्युफैक्चर करते हैं। जैसे कि हम बता रहे हैं हैवी इंडस्ट्री की अगर हम बात कर लें, स्टील, केमिकल, ऑटोमोबाइल्स जो हैं, गाड़ियाँ वाड़ियाँ जो सब बनती है वो। लाइट इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो फूड्स, अपीयरल, कॉस्मेटिक्स एक्सेट्रा, ठीक है। अब आती है हमारी टर्शरी सेक्टर की। अगर आपको मेरा मतलब आपको लग रहा है कि पेस बहुत ज़्यादा है, या आपको ऐसे लग रहा है स्पीड बहुत ज़्यादा रखी है, तो प्लीज़ आप एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं 1x 2x कुछ भी पॉइंट करके, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि अगर ये जो है मैराथन सेशन ही आप लगा लो, एक रिवीजन सेशन है, तो इसको जो है जल्दी से जल्दी ख़त्म करूँ। तो हो सकता है मेरी स्पीड कईयों को ज़्यादा लगे, कईयों को कम लगे, तो आप प्लीज़ उस चीज़ को थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो हम पहुँचे थे टर्शरी सेक्टर पे। ये डिस्क्राइब करते हैं ऑल द इंडस्ट्रीज दैट प्रोवाइड्स सर्विस टू अदर बिजनेस और फाइनल कंज्यूमर्स, ठीक है। वो इंडस्ट्रीज जो कि बाकी बिजनेस को या फिर जो फाइनल कंज्यूमर्स होते हैं उनको जो है ये फ़ायदा पहुंचाती हैं। जैसे कि रिटेल, हेल्थ केयर, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस सेक्टर हो गया आपका, हेल्थ केयर सेक्टर हो गया, वो सब जो आते हैं आपके टर्शरी में। अब क्वाटनरी सेक्टर में आपके क्या आते हैं, वो इंडस्ट्रीज जो कि क्रिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉलेज, ठीक है। इसमें क्वाटनरी में आपके क्या आते हैं, क्रिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉलेज, जैसे कि रिसर्च और डेवलपमेंट हो गए, नॉलेज को जो है डिस्ट्रीब्यूट करना, एजुकेशन हो गया, ठीक है। अब आता है आपका लास्ट जो है क्विनरी सेक्टर, जिसमें हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग इन इकोनॉमी। इकोनॉमी के लिए हाईएस्ट लेवल पे जो डिसीजन मेक बनाया जाता है उस वो आता है यहाँ। अब आते हैं इकोनॉमी में फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर्स। अब ये क्या चीज़ें हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर्स कौन सी बला हैं, हम जाके देखते हैं। तो फॉर्मल सेक्टर्स जो है ये सेक्टर्स हैं दैट इज़ रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट एंड दैट आर रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट लॉज लाइक कंपनीज, फैक्ट्रीज, ठीक है। फॉर्मल सेक्टर्स वो हैं जो कि गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड हैं, ठीक है। सरकार की, सरकार बोलते हैं गवर्नमेंट को शायद, है ना। सरकार की रजामंदी से हम वो चला रहे हैं उस सेक्टर को, उसको बोला जाता है फॉर्मल सेक्टर्स। इनफॉर्मल सेक्टर्स क्या होंगे आपके, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स, जैसे कि मतलब लीगली वो काम नहीं हो रहा है, उन्होंने सरकार की परमिशन नहीं ली है। जैसे फार्मर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं। आपको पता है कि जैसे कभी हम शाम के समय अगर हम मार्केट जाते हैं तो रेडी वाले जो होते हैं बहुत सारे, उनको पुलिस वाले ना कई बार हटाते हैं जगह से, यहाँ से हटो, पुलिस आ गई, भागते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग जो है मतलब गवर्नमेंट की मर्जी से वहाँ नहीं खड़े हैं, एक ऐसी ही जगह पे हैं। तो जब पुलिस आती है, लाठी वगैरह उन पे चार्ज या कुछ ऐसा वैसा होता है, मतलब लाठी चार्ज नहीं हम कहेंगे, बट हम ये कहेंगे कि वो उनको उस जगह से हटाते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग जो है वहाँ पे उनके जैसे मतलब जैसे शाम के टाइम पे ट्रैफिक हो गया, कुछ हो गया, तो गलत जगह पे वो लोग खड़े होते हैं, हम ये कहेंगे। तो वो लोग आते हैं इनफॉर्मल सेक्टर्स पे। अब आता है उसके बाद टाइप्स ऑफ गुड्स, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ गुड्स में आपका आता है इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, an item used by other producers as material input for producer। जैसे कि रबर को इस्तेमाल किया जाता है टायर बनाने के लिए, तो इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, एक दूसरा प्रोड्यूसर यूज़ करेगा उसको और एक चीज़ बनाएगा। जैसे रबर जो है उससे टायर बनाया जाएगा। फाइनल गुड्स क्या है, वो चीज़ें, वो आइटम्स जो कि फाइनल यूज़ के लिए तैयार मतलब यूज़ की जाएंगी, उसके बाद उसको किसी और अगले स्टेज पे नहीं लेके जाना है। जैसे कि कार हो गई तैयार एक बार, फाइनल गुड बन गया, अब उसको हम आगे भेजेंगे तो हम उसको कुछ और नहीं बना सकते, वो फाइनल हमारा बन के रखा हुआ है। कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, वो गुड्स जो कि कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, वो गुड्स जो कि वो परचेज करते हैं अल्टीमेट अपने कंज्यूम करने के लिए। जैसे कि कपड़े हो गए, ठीक है, खुद के लिए वो खरीदते हैं। कैपिटल गुड्स क्या हुए, वो गुड्स जो कि ड्यूरेबल कैरेक्टर के हैं और
जैसे कि टूल्स मशीनरीज को प्रोडक्शन में उसका इस्तेमाल होगा। लग्जरी गुड्स क्या है? इनकम इंक्रीज तो डिमांड फॉर सर्टेन गुड्स इंक्रीज। लग्जरियस गुड क्या है? मतलब बोलते हैं ना ये बहुत लग्जरियस गाड़ी लेके घूम रहा है यार। अ, अमीरों के चोचले हैं ये लग्जरीज ना, इसका मुझे हिंदी में वो वर्ड नहीं याद आ रहा। लग्ज मतलब आप समझ गए ना, मतलब एक हाई प्रोफाइल हम शो करते हैं, लग्जरियस चीज़ है। महंगी महंगी लगा लो आप थोड़ा, महंगा नहीं होता लग्जरियस, बट हम उसको समझने के लिए महंगा बोलते हैं। मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं याद आ रहा, ठीक है। तो जैसे जैसे अब लग्जरियस गुड्स का क्या होता है भाई, जैसे जैसे उसकी डिमांड बढ़ेगी ना उसका रेट बढ़ जाएगा। जैसे सोना है, जितना डिमांड है उसका गोल्ड का उतना ही उसका रेट बढ़ रहा है। ये लग्जरियस गुड में आता है। बात करते हैं अगले की, कम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। तो कम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से हैं विच आर यूज टुगेदर? जैसे टीवी और डीवीडी प्लेयर्स, टीवी के बिना डीवीडी अधूरा, डीवीडी के बिना टीवी अधूरा, एक दूसरे का साथ देते हैं। पेन और रिफिल, पेन है भाई तो रिफिल चाहिए, रिफिल है तो पेन चाहिए, ठीक है। एक दीज आर कॉल्ड एज कम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। सब्स्टिट्यूट गुड्स की अगर हम बात करें तो मतलब सब्स्टिट्यूट हो गया, इसकी जगह ये इस्तेमाल कर ले। जैसे चाय और कॉफ़ी है, चाय नहीं तो कॉफ़ी मिल जाए, कॉफ़ी नहीं तो चाय मिल जाए, ठीक है। ये हो गए सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब हम बात करते हैं स्नोब गुड की, जिसको हम बैबलन गुड भी कहते हैं। वो जो इंक्रीज अ गुड वेयर एंड इंक्रीज इन प्राइस इनकरेजेस पीपल टू बाय मोर ऑफ इट। अब बाबा ये क्या है? ये ऐसी एक वही अलादीन का चिराग कह लो है कि इसमें क्या होता है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है ना, लोगों को होता है कि भाई हम खरीदेंगे खरीदेंगे। क्यों खरीदेंगे पता नहीं, एक अर्ज सा जागता है कि नहीं 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 हमें खरीदना है, जिसका इसका रेट बढ़ रहा है इसको हम खरीदेंगे। जैसे कि एग्जांपल है, जैसे कि डायमंड हो गया, कुछ लिमिटेड एडिशन की कार, बड़ी बड़ी मतलब अच्छे खासे ब्रांड्स की कार आप लगा लो, कुछ भी ना, क्या लगाओगे, कुछ भी जो भी आपको लगता है ना। जैसे बहुत महंगी 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 गाड़ी है ना, अबे जैसे ना, क्या बोला मैं, अरे कोई भी ब्रांड ले लो आप गाड़ियों का, तो वो जैसे कि डायमंड्स हैं, उसका रेट इतना बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। लेकिन भाई लोगों को लगता है कि आए हमें डायमंड ही खरीदना है, कुछ भी हो जाए रेट बढ़ रहा है कोई चक्कर नहीं, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, पर हमें खरीदना है, हमें वही खरीदना है, अब कुछ भी हो जाए। एक है गिफ्ट एंड गुड्स। गिफ्ट एंड गुड्स क्या होते हैं? जब डिमांड बढ़ती है, प्राइस बढ़ता है, एक स्टेटस दिखाने के लिए, ठीक है। गिफ्ट एंड गुड्स मतलब हम किसी को गिफ्ट कर रहे हैं, तो एक हम अपना स्टेटस, ऑफ कोर्स यार देखो, मैं अगर किसी को गिफ्ट कर रही हूँ ना तो मैं खुद का स्टेटस ही तो बता रही हूँ। अब मेरे पास भाई मेरी उतनी ही औकात है कि मैं किसी को 200 रुपये का परफ्यूम गिफ्ट करूँ तो मैं वही करूँगी, ठीक है। अब आप कोई मेरे को बोल देगा कि 2 लाख का डायमंड तू हमें गिफ्ट कर दे, मैं नहीं कर पाऊंगी। तो एक मेरा स्टेटस शो हो रहा है ना कि मैं कितना वो कर पा रही हूँ, तो वो आते हैं गिफ्ट एंड गुड्स में, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं पब्लिक गुड पे, ठीक है। नॉन रिवल कंजप्शन है, वन कंजप्शन डज नॉट डिमिनिश देम फॉर अदर्स। नॉन एक्सक्लूसिव, जैसे पार्क है, डिफेंस है, कुछ भी है, पब्लिक गुड्स लोगों के लिए। पार्क लोगों के लिए है, वैसे तो है नहीं, 2 बंदे पार्क में चले गए तो पार्क ख़त्म हो जाएगी या फिर गायब हो जाएगी या किसी और को नहीं मिलेगी, नहीं, पब्लिक यूज़ के लिए कोई भी आ जाए, ठीक है। प्राइवेट गुड्स क्या हुआ, जो कि राइवल भी होते हैं और एक्सक्लूडेबल भी होते हैं, ठीक है, एक्सक्लूडेबल। तो राइवल जैसे कि क्लब मेंबरशिप है, जितनी देर मेरे पास मेंबरशिप है मुझे क्लब वाले घुसने देंगे, बेटा जिस दिन मेरी मेंबरशिप खत्म हुई उठा के बाहर मारेंगे, ठीक है। और एक्सक्लूडेबल जो है, इफ़ आई ओन ए हाउस अदर कांट यूज इट। जैसे मेरा खुद का घर है, मैंने खुद का घर खरीदा है, तो मैं अदर किसी इंसान को तो मैं इस्तेमाल करने नहीं दूंगी। मेरा घर है भाई, मैंने खरीदा है पैसे खर्च करके, ठीक है। वो आता है प्राइवेट में, ये दो आपके आगे फर्दर पार्ट्स आते हैं। ओके, मैरिड गुड्स है, मैरिड गुड्स जो है हैव पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज बाबा, एक्सटर्नलिटीज, ठीक है। जैसे कि हेल्थ है, एजुकेशन है, वो आपके मैरिड गुड्स में आते हैं। डीमेरिट गुड्स में आप आएंगे जिनमें नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज होंगी, जैसे कि अल्कोहल है, सिगरेट्स है वगैरह। अब नेशनल इनकम रिलेटेड टर्म्स कुछ हम पढ़ लेते हैं। पहले आता है आपका नेशनल इनकम, क्या है? एग्रीगेट मनी वैल्यू ऑफ एन इनकम अर्नड बाय इंडिविजुअल एंड एंटरप्राइजेस, ठीक है। क्या है ये? वेट, नेशनल इनकम हम पढ़ रहे हैं। नेशनल इनकम क्या है? एक इकट्ठा, एग्रीगेट होता है इकट्ठा करके जो भी इनकम है हमारी, एक इंडिविजुअल मतलब एक बंदे ने या फिर एंटरप्राइज जो भी इकट्ठा कर रखी है, ठीक है।
नेशनल इनकम में वो आता है। डेप्रिसिएशन में क्या आता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट टू एकोमोडेट वियर एंड टीयर ऑफ कैपिटल। कैपिटल में जो वियर एंड टीयर हो रखी होती है ना, वियर टीयर, ठीक है, उसमें से हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट्स को माइनस कर देते हैं, तो आपका आता है डेप्रिसिएशन। जीडीपी जो होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो क्या होता है? टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। फाइनल गुड की जो भी टोटल मार्केट वैल्यू है, वो जो है विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्री, मतलब उस कंट्री की, अगर हम बात करें इंडिया की, तो हमें उस इंडिया की जो जोग्राफिकल बाउंड्री है हमारे कंट्री की, उसके अंदर होना चाहिए, ठीक है। और एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, मतलब नॉर्मली हम एक साल लेते हैं। जैसे नॉमिनल जीडीपी क्या है? नॉमिनल जीडीपी होता है करंट ईयर, उसी साल की प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। ये इन्फ्लेशन से करेक्ट नहीं होती है। रियल जीडीपी क्या होती है? ये उसी ईयर का, करंट ईयर का प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, बेस्ड एट ईयर प्राइस, ठीक है। रियल जीडीपी जो है वो इन्फ्लेशन के टाइम पे करेक्ट होती है, बट नॉमिनल जीडीपी जो है इन्फ्लेशन के टाइम पे उसमें करेक्शन नहीं होता है। बेस ईयर क्या होता है? ये वो साल है जहाँ पे प्राइजेज आर कांस्टेंट, नॉट मच फ्लक्चुएटिंग, मतलब जिस साल में प्राइजेज जो है ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होंगे, कम ज़्यादा ऐसा कुछ होगा नहीं, एक कांस्टेंट रहेंगे, उसमें बोलते हैं बेस ईयर। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? मेजर ऑफ इन्फ्लेशन कैलकुलेटेड एज द रेट ऑफ एज द रेशियो ऑफ जीडीपी एट करंट प्राइसेस टू जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, ठीक है। इन्फ्लेशन को हम कैलकुलेट करना है कैसे? जीडीपी एट करंट प्राइसेस रेशियो जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, ठीक है। तो आपका आ जाएगा जीडीपी डिफ्लेटर। अब अगर हम बात करें ट्रांसफर पेमेंट की, तो ट्रांसफर पेमेंट क्या है? पेमेंट बाय द गवर्नमेंट इन ग्रांट्स का, सरकार जो पेमेंट करती है ग्रांट्स, अलाउंस, पेंशन एक्सेट्रा में लोगों को, जैसे पेंशनर्स को, विडोज़ को, अनएम्प्लॉयड पर्सनस को, जिनका कोई भी इनकम नहीं होता, या तो होता ही नहीं है या तो कम होता है, इनको सब्सिडीज़ गिवन बाय गवर्नमेंट, ठीक है। इसमें सब्सिडीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे कि प्राइम पीएम किसान अमाउंट ट्रांसफ़र, तो इसमें ये आता है। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक पे। तो इकोनॉमी को हम ब्रॉडली डिवाइड करते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी, ये वो इकोनॉमी है जहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी सारी प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ को, जब जो इतना भी प्रोडक्शन होगा वो इससे होगा, ठीक है। दिस इकोनॉमी इज़ वर्क्स फॉर पब्लिक वेलफेयर, ये इकोनॉमी जो है लोगों के हित के लिए काम करेगी। डिमांड और सप्लाई का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। सोशलिस्ट ये बिलीव करते हैं कि एक रिसोर्स जो है, और उसमें मतलब कोई भी रिसोर्स है उसमें सेंट्रली अगर हम प्लानिंग की जाए, तो फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन, चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे से होता है। कार्ल मार्क्स जो थे वो मोस्ट प्रोमिनेंट वॉइस ऑफ सोशलिज्म थे, और वो कहते थे क्लास, बोलते थे उनका ये मानना था कि वर्किंग क्लास वुड राइज अप अगेंस्ट द वेल्दी व्हेन फेस्ड विद इनजस्टिस, कि जब हमें लगता है कि इनजस्टिस हो रहा है, तो वर्किंग क्लासेस जो हैं उनको जो है इसके अगेंस्ट बोलना चाहिए। वर्किंग क्लासेस में मतलब जैसे जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। कैपिटलिस्ट की अगर हम बात करें, तो इसमें क्या आता है? इन दिस इकोनॉमी प्राइवेट सेक्टर विल कंट्रोल द मार्केट। कैपिटलिज्म में क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर मार्केट को कंट्रोल करते हैं, बट सोशलिज्म में क्या था? वहाँ पे गवर्नमेंट उसको कंट्रोल कर रहा था। ये जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, ये इकोनॉमी वर्क करती है डिमांड सप्लाई प्रिंसिपल पे, ठीक है। इसको मार्केट बेस्ड इकोनॉमी भी कहते हैं। जिस चीज़ का मार्केट में अभी ज़रूरत है वही चीज़ें जो है लाई जाएंगी। आदम स्मिथ जो थे वो कहते थे कि ये इकोनॉमी जो है वो किसको फॉलो करेगी? लेजिस फेयरी को। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो है इस इकोनॉमी में इंटरफेयर नहीं करेगी, तो इसलिए इस इकोनॉमी को हम लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फ्री इकोनॉमी भी कहते थे। दिस इकोनॉमी कंज्यूमर विल डोमिनेट इन द, इस इकोनॉमी में कंज्यूमर जो है वो सोसाइटी में डोमिनेट करेंगे, ठीक है। अब बात आती है मिक्स इकोनॉमी की। इस इकोनॉमी में गवर्नमेंट भी पे करेगा और प्राइवेट सेक्टर भी जो है वो भी, मतलब दोनों मिक्स होना है, गवर्नमेंट का भी प्राइवेट सेक्टर का भी। उसको बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व्स एज अ प्रोड्यूसर ट्रांसफॉर्मेशन कर्व्स। अब हम थोड़ा कर्व्स देख लेते हैं। इकोनॉमी जो है उसको चूज़ करना है अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व्स और प्रोडक्शन ट्रांसफॉर्मेशन कर्व्स की अगर हम बात करें, द इकोनॉमी हैज़ टू चूज़ बिटवीन अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। अलग अलग गुड्स और सर्विसेज के अल्टरनेटिव जो है वो चूज़ करने पड़ते हैं। दिस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कैन बी स्टेटेड बाय अ सिंपल ग्राफ नोन एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व।
इस जो ये जो चॉइस करनी है इसको हम लोग सिंपल वे में अगर हम देखें तो एक ग्राफ के थ्रू देखते हैं, जिसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं या फिर प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन कर्व कहते हैं। अब इसका प्रोडक्ट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व्स, जिसको पीपीसी भी कहा जाता है, उसके करेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं। और टिपिकल पीपी कर्व हैज़ टू करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, दो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कौन से? डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट डाउनवर्ड जो है ये स्लोप होता है इसका, जिसका मतलब होता है दैट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मोर यूनिट ऑफ वन गुड सम यूनिट ऑफ अदर गुड्स मस्ट बी सेक्रीफाइस्ड। मतलब इसका मतलब है कि एक जो चीज़ है, एक जो गुड्स है, सामान है, उसका अगर हम ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो जो दूसरा है उसको हम सेक्रीफाइस करेंगे, मतलब उसका थोड़ा कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। दूसरा है कनकेव टू द ओरिजिन। इसमें क्या है? कनकेव डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व हैज़ एन इंक्रीजिंग स्लोप। जो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है इसकी स्लोप जो है वो इंक्रीजिंग होती है, जैसे कि एमआरटी की तरह इसकी स्लोप होती है। तो कनकेविटी का मतलब होता है एमआरटी बढ़ेगी। नेक्स्ट जो आता है वो आता है फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर। तो वन ऑफ द कीनेस मेन, अब इसमें देखो, एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट, मनी, है ना, ये सारा आता है फिजिकल पॉलिसी के अंडर। जैसे कि कुछ चेंजेस होंगे एक्सपेंडिचर और टैक्सेस में, गवर्नमेंट जो है इन आउटपुट बढ़ाएगी या इनकम बढ़ाएगी, क्या करेगी, ये सब चीज़ें फिजिकल पॉलिसी के अंदर आती है। इस प्रोसेस में फिजिकल पॉलिसी जो है क्रिएट्स अ सरप्लस और डेफिशिएंट बजट, ठीक है। या तो सरप्लस बनता है व्हेन टोटल रिसिप्ट्स एक्सीड, जब टोटल जो रिसिप्ट्स होते हैं वो एक्सपेंडिचर से ज़्यादा होंगे तो सरप्लस बनेगा, जब टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा तब आपका डेफिशिएंट बजट बनेगा। और या फिर एक बैलेंस बजट होता है जिसमें कि एक्सपेंडिचर जो है रिसिप्ट्स के बराबर होते हैं, ठीक है। फिजिकल पॉलिसी जो है ये वो पार्ट है गवर्नमेंट पॉलिसी का जिसमें कि रिवेन्यू जो है रेज करे जाते हैं, कलेक्ट करे जाते हैं। कहाँ से? टैक्सेशन से और सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। अब फिजिकल पॉलिसी जो है इसका ऑब्जेक्शन क्या है? ग्रोथ के लिए मतलब इसको बनाया गया। इक्विटी, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट के लिए, एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए, लेबर इंटेंसिव ग्रोथ के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए, इन सब चीज़ों के लिए इसको जो है इसका ये इंपॉर्टेंस है। इसके टाइप्स क्या है? एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसीज में क्या होता है? लो टैक्सेस होते हैं, मतलब टैक्स कम होगा, सेविंग्स बढ़ेंगी और अवेलेबल जो फंड है वो इंक्रीज होगा। सो कंज्यूमर और बिजनेस जो है परचेज मोर, डिमांड इंक्रीज। तो फिर क्या होगा? जब ये क्या होगा, जब टैक्स कम होगा, सेविंग्स बढ़ेंगी मतलब पैसा बढ़ेगा। जब पैसा बढ़ेगा तो कंज्यूमर और बिजनेसमैन जो है वो सामान और खरीदेंगे, तो सामान और खरीदेंगे तो मतलब डिमांड बढ़ रही है। अब इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग एक्सपेंडिचर में क्या होगा? जहाँ पे जो इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग है उसमें क्या होगा कि फंड जो है ना कंज्यूमर और बिजनेस का, मतलब उसको फंड की ज़रूरत पड़ेगी कंज्यूमर और बिजनेस को सामान खरीदने के लिए, तो डिमांड इसमें भी अपने आप बढ़ जाएगी। उसके बाद आपका आता है कंट्रैक्शनरी फिशल पॉलिसी, जिसमें कि ट्रेस टैक्सेस होंगे वहीं इंक्रीज। रेस टैक्सेस में क्या होगा? टैक्स बढ़ेंगे, एक्सपेंडिचर कम होगा, मतलब टैक्स बढ़ेगा तो एक्सपेंडिचर तो खर्चा कम होगा। मनी अवेलेबल फॉर स्पेंडिंग डिक्रीज। अब जब खर्चा कम होगा तो जो खर्च करने के लिए पैसे हैं वो भी कम होंगे, क्योंकि खर्चा कम तभी तो होगा जब पैसे कम होंगे। तो कंज्यूमर और बिजनेस जो है वो कम खर्च करेंगे और डिमांड जो है कम हो जाएगी। अब डिक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग एक्सपेंडिचर में क्या होगा कि डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग रिड्यूसेस द फंड्स। अच्छा, इससे क्या होगा कि फंड की जो ज़रूरत है वो कम हो जाएगी कंज्यूमर और बिजनेस के लिए, गुड्स और सर्विस खरीदना है उनको, तो डिमांड अपने आप कम हो जाएगी। प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ फिशल पॉलिसीज इन अ डेवलपिंग इकोनॉमी आर, इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हैं? टू मोबिलाइज रिसोर्स फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ स्पेशली फॉर पब्लिक सेक्टर, ठीक है। पब्लिक सेक्टर में जैसे वो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इस्तेमाल होंगे। टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ इन प्राइवेट सेक्टर में इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसको बढ़ावा देने के लिए। टू रिटेन इन्फ्लेशनरी फोर्सेस इन द इकोनॉमी, ठीक है। इन्फ्लेशंस को जो है इकोनॉमी में रिस्टेन करने के लिए इसका इस्तेमाल होगा।
इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है, इनकम का और वेल्थ का एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन हो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो उसके लिए। अब गवर्नमेंट बजट क्या है, जैसे देखो रेवेन्यू बजट है, वेट, रेवेन्यू बजट है, कैपिटल बजट है, ठीक है। रेवेन्यू को हम लोग दो में डिवाइड करते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसिप्ट दो तरह का होएगा, टैक्स रिवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दो तरह का होएगा, प्लान रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल रिसिप्ट्स की अगर हम बात करें तो प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर होएगा, नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर होएगा। अब हम देखते हैं ये जो है एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ठीक है। इट शोज द रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर बताती है। आर्टिकल 112 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है कि इसको जो है पास करना है बजट को, ठीक है। बजट के बारे में ये बता रहे हैं। बजट जो है वो दो तरह का होता है, रेवेन्यू अकाउंट में और बजट में दो अकाउंट होते हैं, रेवेन्यू अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट में जो है, जिसको हम रेवेन्यू बजट भी कहते हैं, करंट फाइनेंशियल ईयर की ट्रांजैक्शंस बताई जाती है। और कैपिटल में जो है एसेट्स और लायबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट बताया जाता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है इससे, जिसमें कि पब्लिक को सर्विस गुड्स के बारे में, नेशनल डिफेंस, रोड्स, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा के बारे में बताया जाता है। इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया जाता है कि गवर्नमेंट सेक्टर जो है पर्सनल डिस्पोजल इनकम ऑफ हाउस होल्ड बाय मेकिंग ट्रांसफर एंड कलेक्टिंग टैक्स, मतलब टैक्स वैक्स कलेक्ट करके ये किस तरह से अपना जो है इनकम बनाते हैं, ठीक है। अब हम बात करें कंपोनेंट्स ऑफ बजट की, तो बजट के क्या कंपोनेंट है, रेवेन्यू रिसिप्ट है, मतलब वो रिसिप्ट दैट डू नॉट लीड टू ए क्लेम ऑन द गवर्नमेंट, ठीक है। ऐसी रिसिप्ट जिसमें कि गवर्नमेंट के ऊपर कोई क्लेम नहीं है, मतलब ना तो लायबिलिटी होगी ना ही एसेट का कम होना, ठीक है। यहाँ पे टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू में ये दो चीज़ों में डिवाइड होता है। कैपिटल रिसिप्ट की अगर हम बात करें, वो रिसिप्ट्स हैं जहाँ पे गवर्नमेंट लायबिलिटी क्रिएट करेगी और रिड्यूस फाइनेंशियल एसेट्स एज टर्म्स ऑफ कैपिटल रेसिपिएंट, ठीक है। कैपिटल में गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है और रेवेन्यू रिसिप्ट में गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जैसे कि मनी रिसीव्ड बाय द सेल ऑफ गवर्नमेंट एसेट्स, कोई भी गवर्नमेंट की जो एसेट थी उसको सेल करने के बाद जो पैसा बचा है, जैसे कि पब्लिक सेक्टर यूनिट में कुछ मतलब इन्होंने इसको उसके कुछ शेयर जो है सेल कर दिए, तो उसमें जो पैसा होगा। नेक्स्ट आता है आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर होता है खर्चा। ये एक्सपेंडिचर वो है फॉर द पर्पस अदर देन क्रिएशन ऑफ फिजिकल और द फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ सर्टन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब इसमें जो है इंटरेस्ट पेमेंट ऑन डेबिट इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। रेवेन्यू के ऊपर जो खर्चा हुआ है इसमें वो चीज़ें आती हैं। आगे आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये आपको जैसे नाम पता है, कैपिटल पे जो एक्सपेंडिचर होगा, खर्चा होगा। दीज आर द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट विच रिजल्ट्स इन क्रिएशन ऑफ, वही गवर्नमेंट का वो एक्सपेंडिचर खर्चा जिसमें कि फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ रिडक्शन इन फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, ठीक है। अब हम देखते हैं डेफिशिट्स, ठीक है। तो डेफिशिट ऑकर्स व्हेन एक्सपेंसेस एक्सीड्स रेवेन्यू, जब एक्सपेंसेस खर्चा जो है रेवेन्यू से ज़्यादा होगा तो डेफिशिट होगा। इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स से ज़्यादा होगा, लाइबिलिटीज़ एसेट्स से ज़्यादा होंगी, ठीक है। रेवेन्यू डेफिशिट क्या है, डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिशिट क्या है, डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू डेफिशिट और क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स, ठीक है। फिस्कल डेफिशिएंट क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स, ठीक है, जिसमें से कि हम बोरोइंग खरीदार इसको खरीदने को बाहर कर देंगे। बजट डेफिसिट क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द टोटल बजट रिसिप्ट्स एंड द एक्सपेंडिचर, ठीक है। बीडी जो है बजटरी रिसिप्ट माइनस बजटरी एक्सपेंडिचर, ठीक है। प्राइमरी डेफिसिट की अगर हम बात करें तो डिफरेंस बिटवीन द फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। मोनिटाइज्ड डेफिसिट की अगर हम बात करें, बोरोइंग्स मेड फ्रॉम आरबीआई थ्रू प्रिंटिंग फ्रेश करेंसी, ठीक है। करेंसी जो नए हम प्रिंट करते हैं उसमें जो हम बोरिंग्स होती हैं उसमें मोनिटाइज एफिशिएंसी। अब वेरियस बजटिंग टेक्निक्स जो है वो क्या है, इंक्रीमेंट इंक्रीमेंटल बजटिंग, ठीक है। इंक्रीमेंटल बजटिंग जो होती है लास्ट ईयर का एक्चुअल फिगर्स होता है, जिसमें कि हम कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं करंट ईयर्स की, जो भी 6 साल चल रहा है उसके बजट को देखने के लिए। सबसे मोस्ट कॉमन मेथड यही है बजटिंग का, क्योंकि ये सिंपल है और बहुत आसानी से इसको हम लोग समझ सकते हैं। एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग क्या है, एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग ये जो है एक टॉप डाउन बजटिंग अप्रोच है जो कि डिटरमाइन करती है नंबर ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द टारगेट एंड आउटपुट सेट बाय द कंपनी। वैल्यू प्रोपोजिशन बजटिंग क्या है, वैल्यू प्रोपोजिशन बजटिंग जो है
एक माइंडसेट है अबाउट मेकिंग श्योर दैट एवरीथिंग दैट इज इंक्लूडेड इन बजट डिलीवर वैल्यू फॉर द बिजनेस, ठीक है। नेक्स्ट इज योर जीरो सॉरी जीरो बेस्ड बजटिंग। इसमें क्या है, जीरो बेस्ड बजटिंग जो स्टार्ट करते हैं विद द assumption दैट ऑल डिपार्टमेंट, जीरो बेस्ड बजटिंग को हम स्टार्ट करते हैं कि सब जो डिपार्टमेंट है उनका बजट जीरो है, उसको जो है शुरू से बनाना पड़ेगा। जेंडर बजटिंग की अगर हम बात करते हैं, जो कि वुमेन एम्पावरमेंट पे स्पेंड होगा। आउटकम बेस्ड और परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग क्या है, प्रैक्टिस ऑफ सजेस्टिंग एंड लिस्टिंग ऑफ एस्टिमेट आउटकम ऑफ ईच प्रोग्राम, ठीक है। सजेशन करना और फिर उसके बाद उसको लिस्ट आउट करना, मतलब हर प्रोग्राम में कितना आउटकम होगा या कोई स्कीम डिज़ाइन करने में कितना होगा। बात आती है मॉनिटरी पॉलिसी में, तो ये है सेंट्रल बैंक, ये सेंट्रल बैंक ने बनाया था बाय यूजिंग इंटरेस्ट रेट एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स टू इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई, ठीक है। इंटरेस्ट का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो जो है उसका इस्तेमाल करके ताकि मनी सप्लाई जो है वो इन्फ्लुएंस हो सके। ऑब्जेक्टिव है एक्सीलरेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, प्राइस स्टेबिलिटी, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, बैलेंसिंग स्टेबिलिटी, एम्पावरमेंट जनरेशन। तो टाइप ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, एक्सपेंशनरी और टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। जल्दी से हम इसको देख लेते हैं। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, जब यहाँ पे रिसेशन या अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो आरबीआई एक एक मेजर उठाएगा, मतलब एक क्या बोलते हैं मेजर को, एक कदम उठाएगा। कदम उसका देख लो ऊपर रह गया। बाय सिक्योरिटीज, तो ओपन मार्केट, ठीक है, सिक्योरिटीज बाय करेगा, सीआरआर कम कर देगा, बैंक रेट कम कर देगा। अब इससे क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएंगी और जो है ओवरऑल आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी में क्या आएगा, जब इन्फ्लेशन होगा ज़्यादा, ठीक है, आरबीआई फिर क्या करेगा, सिक्योरिटीज़ जो ली थी उसको हम सेल कर देगा, बेच देगा, सीआरआर फिर बढ़ जाएगा, बैंक रेट बढ़ जाएंगे, मनी सप्लाई कम हो जाएगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, बस। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे बैंक रेट। बैंक रेट क्या है, वो रेट जिसमें कि आरबीआई जो है लॉन्ग टर्म लोन लेता है कमर्शियल बैंक से, ठीक है। रेपो रेट जो हो गया एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है जो आरबीआई, उसको कहा जाता है। शॉर्ट टर्म लोन हो ऑन द सिक्योरिटी ऑफ द गवर्नमेंट बॉन्ड, ठीक है, गवर्नमेंट की बॉन्ड की सिक्योरिटी से। रिवर्स रिपो क्या है, आरबीआई मार्केट से बोरो करता है ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटीज एंड रीपरचेज दैम लेटर, ठीक है, सिक्योरिटी के बेसिस पे और बाद में इसको रीपरचेज कर लेता है। कैश रिजर्व रिजर्व सीआरआर रेशो क्या है, बैंक डिपॉजिट दैट ए बैंक शुड कीप विद द आरबीआई इन कैश फॉर्म विद नो इंटरेस्ट, ठीक है, वो बैंक के डिपॉजिट जो उसको आरबीआई के साथ रखने ही पड़ेंगे कैश के फॉर्म में। स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी एसडीएफ जो क्या है, एक कोलेटरल फ्री असाइन अरेंजमेंट है, आरबीआई नीड नॉट गिव कोलेशन फॉर लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शंस में, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या है, जिसमें दोनों आउटराइट परचेज और सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आता है। इंटरेस्ट रेट क्या है, वो ऐसा रेट चार्ज करते हैं जिसको यहाँ पे करते हैं यूज़ ऑफ मनी, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर्स डिमांड। तो हम देखते हैं यूटिलिटी एनालिसिस क्या है, यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी इज इट्स वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी, ठीक है, उसका मतलब उसको चाहिए और वो सेटिस्फाई हो, इस कैपेसिटी को बोलते हैं यूटिलिटी एनालिस्ट। ये दो तरह की होती है, कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल में आपका आता है दैट द लेवल ऑफ यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस इन नंबर, मतलब उसको हम नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम अ शर्ट, देखो हमने शर्ट में शर्ट्स, जैसे हम एक शर्ट है उसकी यूटिलिटी अगर हम देखें तो हम कहेंगे 50 यूनिट्स मिला है। मेजर ऑफ यूटिलिटी कैसे मेजर करते हैं, टोटल यूटिलिटी हम फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी इज टोटल सेटिस्फेक्शन डिराइव फ्रॉम द कंज्यूमिंग, मतलब टोटल यूटिलिटी क्या होगा कि टोटल हमें कितना सेटिस्फेक्शन मिला है। मार्जिनल यूटिलिटी जो है इट चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी, चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट। यह आता है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, जिसमें कि मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम कंज्यूमर ईच एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटीज डिक्लाइन एज इट्स कंजप्शन इंक्रीज, जैसे जैसे कंजप्शन बढ़ती जाएगी उसकी जो यूनिट है वो कम होती जाएंगी। मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो हो जाती है जबकि टी यू रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ठीक है। टोटल यूटिलिटी देखिए अब यहाँ कॉन्स्टेंट रहेगी और मार्जिनल यूटिलिटी जो है ये ये यहाँ जाके एक बार कांस्टेंट हो जाएगी, लेकिन ये जो है जाते जाते ज़ीरो तक पहुँच जाएगी, ठीक है। ऑर्डिनल ऑर्डिनल यूटिलिटी की अगर हम बात करें,
कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस इज सिंपल टू अंडरस्टैंड बट सफर फ्रॉम ए मेजर। अच्छा, कार्डिनल यूटिलिटी जो है वो आसान है, इसे समझ आ सकती है, लेकिन एक मेजर ड्रॉबैक आता है उसका यूटिलिटी इन नंबर में। ठीक है, कंज्यूमर डज नॉट मेजर यूटिलिटी इन नंबर, लेकिन लोग जो हैं वो नंबर में यूटिलिटी को मेजर नहीं करते हैं। सो ऑफन तो शी ऑफन रैंक्स वेरियस कंजप्शन बंडल्स। ठीक है, वेरियस कंजप्शन बंडल्स को ऑफर्स करे जाते हैं और इस स्टार्टिंग पॉइंट को बोला जाता है ऑर्डिनरी यूटिलिटी। अब हम चलते हैं इंडिफरेंस कर्व से। इंडिफरेंस कर्व जो है जॉइंट्स ऑल पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग बंडल विच आर कंसिडर्ड इंडिफरेंट बाय द कंज्यूमर। इंडिफरेंस कर्व में जो इंडिफरेंस कंज्यूमर देखता है उसमें जो है वो कर्व्स आते हैं, जैसे कि स्लोप नेगेटिव होगी, ओरिजिन ऑफ एक्सिस से कन्वेक्स होगा। एवरी इंडिफरेंट कर्व ऑफ द राइट एक्सप्रेस हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जितना कर्व इंडिफरेंस होगा इतना मतलब सेटिस्फेक्शन हाई लेवल की है। इंडिफरेंस कर्व्स कैन नाइदर और ये जो कर्व्स हैं ये कभी भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। अब हम बात करेंगे शेप्स ऑफ कर्व्स की, तो इसमें जो है जैसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट्स जो हैं वो इंडिफरेंट कर्व्स जो हैं वो उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, डिमांड की अगर हम बात करें तो डिमांड क्या है? कमोडिटी दैट ए कंज्यूमर इज़ विलिंग टू बाय। ठीक है, कुछ ऐसी कमोडिटी जिसको बंदा खरीद सकता है, अफोर्ड भी कर सकता है, और उसका जो है गुड्स का जो प्राइस है वो भी दे सकता है। ठीक है, डिमांड कर्व एंड द लॉ ऑफ डिमांड। डिमांड कर्व क्या होता है? अगर प्राइस किसी दूसरे गुड्स का जो है कंज्यूमर इनकम अनाट है, यार डिमांड कर्व एंड लॉ ऑफ डिमांड। अब देखो, कंज्यूमर का जो चॉइस है किसी चीज़ को ख़रीदने का, ठीक है, और जो 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 उसके बाद जो है उसका प्राइस, ये दोनों चीज़ें मैटर करती हैं। इन्हीं दोनों चीज़ों का रिलेशन को बोलते हैं डिमांड फंक्शन। अब लॉ ऑफ डिमांड में क्या आएगा? मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। अच्छा, लॉ ऑफ डिमांड में क्या आएगा? डिमांड और उसके प्राइस में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। अब उन्होंने बोला है अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि जब रेट बढ़ जाएगा तो उसकी डिमांड कम हो जानी है। जब प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। अब टाइप्स ऑफ गुड्स जो है ये हमने पहले पढ़ा था। नॉर्मल गुड्स कौन से होते हैं? नॉर्मल जो हुआ हुज डिमांड इंक्रीज विद इंक्रीज इन द कंज्यूमर इनकम। ठीक है, उसकी डिमांड कंज्यूमर के साथ बढ़ जाती है। इन्फीरियर गुड्स जो हुए डिमांड कम हो जाएगी जैसे ही इन कंज्यूमर इनकम लेवल बढ़ेगा। लग्जरीज गुड जो है इसको जो है डिमांड जो है डायरेक्टली रिलेटेड टू हाई इनकम, जितना इनकम ज़्यादा होगा उतना डिमांड ज़्यादा। गिफ्टेड हुआ जो कि हाँ जितना इनकम ज़्यादा उतना। अब आता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो इसको जो है हम कैसे देखते हैं? परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ द गुड्स अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द गुड्स। ठीक है, परफेक्ट इलास्टिसिटी क्या होती है? जब अचानक से शार्प राइज मतलब अचानक से बढ़ जाना या अचानक से कम हो जाना किसी भी चीज़ के प्राइस का। ठीक है, परफेक्ट इन इलास्टिसिटी क्या होती है? जहाँ पे नो चेंज में होगा, मतलब प्राइस पे कोई भी ज़्यादा चेंज नहीं होगा। इलास्टिक क्या हुआ? रिलेटिव इलास्टिक डिमांड जहाँ पे कि प्रोपोर्शनल चेंज होगा। ठीक है, इन इलास्टिक हुआ जहाँ पे प्रोपोर्शनल चेंज होगा वो ज़्यादा होगा प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स में। ठीक है, डिमांड और गुड्स में जो है यार इलास्टिक हुआ डिमांड और गुड्स में चेंज जो है ज़्यादा हुआ, और इन इलास्टिक हुआ डिमांड्स और गुड्स में चेंज कम हुआ। यूटिनरी में क्या हुआ? जब दोनों में इक्वल हुआ। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, फैक्टर प्राइसिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। ठीक है, फैक्टर ऑफ ए प्रोडक्शन कैन बी डिफाइंड एज इनपुट यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज विद द एम टू मेक। अब इकोनॉमी में 4 मेजर फैक्टर्स होते हैं जिनको लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्राइज कहा जाता है। ये प्राइस जो है इनके ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी की अगर हम बात करें, ये बोलते हैं कि प्राइस ऑफ लेबर जो कि वेजेस है इज डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू द मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ लेबर। ठीक है, ये जेबी क्लार्क ने 1890 में स्टार्ट किया था। एंजप्शन क्या है वो आप यहाँ देख लो। लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन ऑपरेशन फ्रेम एम्स ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रिसोर्सेज आर फुली इम्पॉर्ट। ठीक है,
थोड़ा सा हम स्पीड में चलते हैं क्योंकि बहुत लेंथी नहीं करना है हमें इसे। वेज रेट विल बी, अब इसके वेज रेट है, वेज रेट जो है कैसे डिटरमाइन करा जाएगा, ये इंटरेक्शन इसकी देखेंगे। देखो ये लेबर होगा, नीचे देखिए वेट, ये देखिए ये लेबर कर्व है, ये वेजेस का कर्व है, ठीक है। तो वेज रेट हमें कैसे पता चलेगा, VMP1, ठीक है, और MRP1 कर्व जो है इसको देख के, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसको कर्व को आप देख लो थोड़ा सा, और पेपर में ये होगा। नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं लिमिटेशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। इसमें लिमिटेशंस क्या है, लेबर कैन नेवर बी होमोजीनियस, लेबर कभी भी एक जैसी नहीं हो सकती। फुल एम्पावरमेंट ऑफ रिसोर्सेज अनदर अनरियलिस्टिक एग्जम्पशन, ठीक है, फुल एम्पावरमेंट चाहिए उनको रिसोर्सेज का। रियल वर्ल्ड परफेक्ट कंपटीशन डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, बोथ इन प्रोडक्शन मार्केट एंड लेबर, मतलब परफेक्ट कंपटीशन होता ही नहीं है कहीं पे भी। रिकार्डियंस थ्योरी की अगर हम बात करें तो ये 1817 में आई थी, जिसमें ओरिजिन एंड नेचर ऑफ इकोनॉमिक रेंट को एक्सप्लेन किया गया था। इन्होंने बोला था दैट प्रपोर्शन ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस ऑफ द अर्थ विच इज़ पेड टू द लैंडलॉर्ड फॉर द यूज़ ऑफ ओरिजिनल एंड इंडिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ द सॉइल। कंजप्शन की बात करें, ये इसके 4 इंजप्शन है, ठीक है। रेंट ऑफ लैंड अराइज ड्यू टू डिफरेंस इन द फर्टिलिटी एंड सिचुएशन ऑफ डिफरेंट प्लॉट्स ऑफ लैंड, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे चलते हैं, रीजंस फॉर एक्सिस्टेंस ऑफ रेंट, ठीक है, रेंट होने का रीजंस क्या हैं। स्कैरसिटी ऑफ लैंड एज ए फैक्टर, मतलब कमी होना, ज़मीन की कमी होना। डिफरेंसेस इन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, सॉइल की फर्टिलिटी में अलग अलग, कोई सॉइल ज़्यादा फर्टाइल है, कोई कम फर्टाइल है, ठीक है। उसके बाद आया है क्रिटिसिज्म ऑफ थ्योरी, इस थ्योरी के क्या क्रिटिसिज्म है। रिकार्डो कंसीडर लैंड एज फिक्स्ड इन सप्लाई, ठीक है, वो कहते हैं कि लैंड जो है वो फिक्स्ड है। रिकार्डो ऑर्डर ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड इज़ ऑल्सो नॉट रियलिस्टिक, उसका जो कल्टीवेशन का ऑर्डर था वो भी रियलिस्टिक नहीं था। प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड डज नॉट डिपेंड एंटायरली ऑन फर्टाइल, कहते हैं प्रोडक्टिविटी कितनी चीज़ प्रोड्यूस करेगी वो लैंड, वो खाली फर्टिलाइजर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। रिकार्डो एजम्पशन इज नो रेंट लैंड इज अन। फिफ्थ वाले जब हम टॉपिक पे जाएँ वो है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, इंक्रीज इन द विटनेस इन द मॉनिटरी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स, ठीक है, जिसको GDP GNP से हम लोग मतलब देखते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है एक नैरो कंसेप्ट है जो कंपेयर करेगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जितनी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी उतना ही डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, प्रोसेस बाय विच द ओवरऑल हेल्थ, जिस वो प्रोसेस जिसमें ओवरऑल हेल्थ, वेलबींग, एकेडमिक लेवल सब चीज़ें देखी जाएगी, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। ये एक क्वालिटेटिव मतलब इम्प्रूवमेंट है जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है इसको, HDI जो है इसको वो करता है। अब बारी आती है GDP की, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है। देखो GNP होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, GDP इसको थोड़ा सा आप देख लो, GNP है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, GDP है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, OECD जो है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है एक्सटेंशन है मेजर। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की हम बात करें GNP, तो जो ये है ये टोटल इनकम ऑफ ए कंट्री, ठीक है, कंट्री जिस कंट्री में हम रह रहे हैं उसकी टोटल इनकम को हम लोग GNP बोलते हैं। पर कैपिटा इनकम क्या होता है, पर कैपिटा इनकम जो है मेजर होता है अमाउंट ऑफ मनी अर्नड पर पर्सन इन ए नेशन, ठीक है, एक जोग्राफिकल रीजन में या नेशन में जो भी बंदा पैसे कमाता है उसको पर कैपिटा इनकम कहा जाता है। RBI के बारे में अगर हम पढ़े तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये सेंट्रल बैंक है, ठीक है। मेन पर्पज़ RBI का क्या था, सुपरविजन ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया, फाइनेंशियल सेक्टर को देखने के लिए RBI बनाया गया था। 1926 में जो है सेंट्रलाइज बैंक इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश हुआ था, हिल्टन यंग कमीशन ने बोला गया था उस टाइम पे इसको। RBI का चीफ ऑब्जेक्टिव क्या था, सस्टेन द कॉन्फिडेंस ऑफ पीपल इन द सिस्टम, मतलब लोगों में एक कॉन्फिडेंस लाया जाए। कौन सा ईयर था, 1934 में ब्रिटिश एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। 35 में क्या किया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड, कब हुआ, 1 अप्रैल कलकत्ता में। 1937 में क्या हुआ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया परमानेंटली मूव्ड हुआ मुंबई में, कोलकाता से मुंबई में, कलकत्ता से मुंबई में। 49 में क्या हुआ, नेशनलाइज हो गया ये, ठीक है। प्रियम्बल ऑफ रिजर्वेशन ऑफ बैंक, to regularize the issue of bank notes and keeping the reserve to secure monetary stability in the India and generally to operate the currency and credit system of country in the India। अब हम करेंसी की अगर हम बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो रिस्पॉन्सिबल है करेंसी के लिए, पैसे के लिए, नोट्स और कॉइन्स के लिए।
क्वालिटी ऑफ करंट नोट्स एंड कॉइन इज टेकन। अच्छा, जो क्वालिटी है नोट्स की और कॉइन्स की वो आरबीआई देखता है। कैसी क्वालिटी होगी? आरबीआई इज इन द चार्ज ऑफ इशूइंग एंड एक्सट्रैक्टिंग ऑफ द करेंसी कॉइन्स। ठीक है। बैंकर्स ऑफ बैंक की अगर हम बात करें तो आरबीआई जो है रिस्पॉन्सिबल है सेटलमेंट ऑफ इंटर बैंक ट्रांजैक्शन। जो भी ट्रांजैक्शन है आरबीआई रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। फाइनेंशियल रेगुलेटिंग एंड सुपरविजन जो है वो आरबीआई करता है। बैंकर्स एंड डेबिट मैनेजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट में जो है बैंकिंग की कितनी भी ट्रांजैक्शन है वो सब की सब वो वही करेंगे। अब आरबीआई जो है उसका रोल क्या है? मॉनिटरी अथॉरिटीज़ हैं, ठीक है। रेगुलेट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो करते हैं। मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज, मतलब आरबीआई जो है फॉरेक्स रिजर्व ऑफ इंडिया को भी यही मैनेज करता है, फॉरेन के साथ जो भी ट्रेड होता है। परफेक्ट कंपटीशन की अगर हम बात करते हैं, रुको, आपने डेफिनेशन ऑफ मार्केट देख लिया। देखो मार्केट क्या है? एक अरेंजमेंट जहाँ पे सेलर्स और बायर्स को हम लोग वो करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं। अब बात आती है परफेक्ट कंपटीशन की। परफेक्ट कंपटीशन क्या है? जिसमें कि बहुत ज़्यादा बायर्स और सेलर बहुत ज़्यादा होंगे। मोनोपोली में सिंगल बंदा बेचने वाला होगा, खरीदने वाले बहुत ज़्यादा होंगे। मोनोलिस्टिक में क्या होगा? खरीदने वाले और बेचने वाले बहुत ज़्यादा होंगे। ओलिगो में क्या होगा? बहुत कम, बहुत ज़्यादा सेलर्स होंगे पर खरीदने वाले कम होंगे। ये परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, आप ये इसके जो हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये वो हैं कर्व, आप इसको देख लेना एक बार, ठीक है। नेक्स्ट इज योर, अच्छा, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ ए फिल्म इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है, लॉन्ग रन में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आता है। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड लॉ ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के फैक्टर्स और लॉ, लॉ क्या है? लॉन्ग रन एनालिसिस, ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, थ्री स्टेजेस, कांस्टेंट रिटर्न। ठीक है। और वेरिएबल प्रोग्राम्स की क्या है? शॉर्ट रन एनालिसिस, स्मॉल फैक्टर्स, थ्री स्टेजेस, नेगेटिव रिटर्न। इसमें कांस्टेंट रिटर्न होगा, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन में नेगेटिव रिटर्न होगा। और स्टेजेस की बात करें तो पहला स्टेज जो है स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, जिसमें कि इंक्रीजिंग रिटर्न बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसमें जो आप देखिए कर्व जो है एकदम से ऊपर की तरफ जा रहा है। सेकंड स्टेज की हम बात करें तो टोटल प्रोडक्ट जो, मतलब इसमें डिमिनिशिंग रिटर्न्स होता है, मतलब थोड़ा थोड़ा देखिए आप टीपी कर्व जहाँ लिखा हुआ है थोड़ा सा ये थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया। तीसरे की बात करें नेगेटिव रिटर्न, मतलब एकदम से ऊपर से, ये देखो ये आती है आपकी फर्स्ट स्टेज, ये आएगी आपकी सेकेंड स्टेज, दिस इज़ योर थर्ड स्टेज, बात खत्म। रिटर्न टू स्केल, ठीक है। अगर हम रिटर्न कंसीडर रिटर्न टू स्केल की बात करें, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल हैपन्स कब होता है? इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कब होता है? व्हेन द चेंज इन द इनपुट ऑफ द प्रोडक्शन विद अ स्मॉल अमाउंट लीड टू चेंज एंड आउटपुट ऑफ द प्रोडक्शन इन अ हायर अमाउंट। जैसे स्मॉल अमाउंट का चेंज हो है हायर अमाउंट के चेंज से थोड़ा बहुत वो, रीज़न क्या है इसका? इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल इज अचीव्ड ड्यू टू इकोनॉमी ऑफ स्केल, ठीक है। इकोनॉमी की वजह से होता है। द स्पेशलाइजेशन फिल्म इज डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। अब कांस्टेंट रिटर्न की बात करें हम लोग तो कांस्टेंट रिटर्न जो है चेंज होगा इनपुट लेवल का विद लीड टू चेंज इन द इनपुट लेवल विद द सेम प्रोपोर्शन, ठीक है। डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल, ठीक है। डिमिनिशिंग रिटर्न क्या होता है? इंक्रीज इन इनपुट विल लीड टू डिक्रीज इन आउटपुट, ठीक है। इनपुट का बढ़ना और आउटपुट का कम होना प्रोडक्शन प्रोसेस में। अब है करेक्टरिस्टिक एंड प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी, ठीक है। डेवलपिंग इकोनॉमी के क्या है? लो पर कैपिटा इनकम होगा, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, पॉवर्टी, ओवर पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन और बिजनेस ट्रेड होगा और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। ये इसके करेक्टरिस्टिक हैं, आप देखिए वर्ल्ड बैंक क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रीज, ठीक है। ये इसकी कुछ क्लासिफिकेशन था, इसकी स्क्रीनशॉट मार लेना, बिल्कुल सिंपल लिखा हुआ है। डेवलपिंग इकोनॉमिक्स आर लो ऑन बिजनेस ट्रेड, ठीक है। डेवलपिंग इकोनॉमीज जो है बिजनेस में लो होता है, ग्लोबलाइजेशन में लो होता है, टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट में एडवांसमेंट में लो होता है। सच इकोनॉमिक मेजरली डिपेंड ऑन देयर रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। ये सब क्यों? क्योंकि इनकी जो मोस्टली इकोनॉमिक्स हैं वो डिपेंड करती है एग्रीकल्चर के ऊपर। अब देखिए हम देखते हैं, देखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। इकोनॉमिक सिस्टम कैसे काम करता है? इनकम बढ़ेगा तो हम लोग हेल्थ केयर एजुकेशन पे स्पेंड ज़्यादा करेंगे, उस पर ज़्यादा स्पेंड करेंगे तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो अच्छी हो जाएगी। इसमें क्या है? लो पर कैपिटा इनकम होगा, हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी, डिपेंडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, वीक इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ चैलेंज, लिमिटेड ह्यूमन कैपिटल होगा, लो कैपिटल फॉर्मेशन होगा, लार्ज स्केल इनइक्वलिटी और रीजनल इम्बैलेंस आएगा इसमें। अब प्लानिंग वर्सेस मार्केट इकोनॉमी की अगर हम बात करें, सबसे पहले बात आती है
ऑनरशिप ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है पब्लिकली ओन है, इसमें पब्लिक की ओनरशिप है, लेकिन मार्केट वाले में प्राइवेट ओनरशिप है। दूसरा है प्रोडक्शन इन मूव, ठीक है। द मोटिव ऑफ प्रोडक्शन इज सोशल वेलफेयर। सेंट्रली प्लान इकोनॉमी में सोशल वेलफेयर होती है, लेकिन मार्केट इकोनॉमी में प्रॉफिट देखी जाती है। गवर्निंग फैक्टर में क्या है, इसमें इकोनॉमी फर्स्ट वाले में जो है प्लानिंग मैकेनिज्म इसको देखते हैं, मतलब गवर्नमेंट के प्लान्स होते हैं। लेकिन दूसरे वाले में क्या होता है, प्राइस मैकेनिज्म, मतलब डिमांड सप्लाई की, जिस चीज़ के पैसे ज़्यादा हम वही चीज़ लाएंगे। तीसरा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे इनकम थोड़ा लो होता है, बट अगर हम बात करें मार्केट इकोनॉमी की, यहाँ इनकम ज़्यादा होगा। गवर्नमेंट का इसमें मेन रोल है, लेकिन इसमें जो है प्राइवेट वालों का मेन रोल है। सेंट्रली प्लान इकोनॉमी, अच्छा सेंट्रली प्लान इकोनॉमी अगर हम देखें तो सेंट्रली प्लान इकोनॉमी जो है, जिसको हम लोग कमांड इकोनॉमी भी कहते हैं, ये एक इकोनॉमिक सिस्टम है जहाँ पे भी गवर्नमेंट बॉडी मेक्स इन इकोनॉमिक डिसीजन, ठीक है। प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन पे गवर्नमेंट जो है वो लेता है मतलब सरकार सोचती है कि प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, ठीक है। ये मार्केट इकोनॉमी से अलग है, जहाँ पे भी बहुत सारे इंडिविजुअल जो है वो कंज्यूमर्स होते हैं और प्रॉफिट सीकर्स होते हैं, ठीक है। मार्केट इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक सिस्टम जहाँ पे इकोनॉमिक डिसीजंस और प्राइसिंग जो गुड्स हैं वो कौन करता है, कंट्रीज इंडिविजुअल सिटीजन, ठीक है, बिजनेसमैन, वो लोग करते हैं मार्केट इकोनॉमी में। ये इसका सबसे बड़ा अलग वो है। अब बात करें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में इंडिया की, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मतलब क्या है, एक ऐसा चेंज जो कि 1991 में आया था, जो कि प्लानिंग एक चेंज हुआ था, ठीक है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम एलपीजी कहते हैं, ये इसके फीचर्स हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म कब आया था इंडिया में, 1951 से 1990 में, ठीक है। फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की वजह से ये हुआ था। ह्यूज डेब्ट्स ऑन गवर्नमेंट के ऊपर बहुत कर्जा हो गया था। इन्फ्लेशनरी प्रेशर की वजह से ये हो गया था। अब जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 में क्या स्टेप थे, लिबरटाइजेशन था, प्राइवेटाइजेशन था, ग्लोबलाइजेशन था, ठीक है। लिबरटाइजेशन में क्या आता था, स्मॉल स्केल में इंडस्ट्रीज़ में वॉज रेज टू 1 करोड़, ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो 1 करोड़ तक हो गया हुआ था। इस इंडस्ट्रीज़ में जो है लाइसेंस जो है रजिस्ट्रेशन हटा दिया गया था, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर फ्री था खोलने के लिए इसको, बिजनेस विदाउट ऑब्टेनिंग लाइसेंस, ठीक है, जैसे कि सिगरेट, लिक्वर, शराब का, ड्रग्स का, हजार्डस केमिकल का, इसका स्टेप्स टेकन अंडर प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ था, नंबर ऑफ सेलिंग शेयर्स ऑफ पीएसयू टू द पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसमें क्या हुआ था कि जैसे कि नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज दे वर रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर वर डिक्रीज। नंबर ऑफ 17 थे पहले, फिर 3 हो गए, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, रेलवेज, एटॉमिक एनर्जी और माइनिंग जो है, ये पहले 17 थे इसके, फिर 3 हो गए। अब ग्लोबलाइजेशन के अंदर क्या स्टेप्स लिए गए थे, टैरिफ्स जो हैं वो कम कर दिए गए थे, लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी जो है इन्फोर्स कर दिया गया था लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, ठीक है। अब है कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम की कुछ मेजरमेंट की, जैसे कि इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होता है, इसमें आता है आपका एयर स्पेस, टेरिटोरियल वाटर्स, कंटिनेंशियल सेल्फ लाइंग इन द इंटरनेशनल वाटर्स, ठीक है, जहाँ पे भी कंट्री इंजॉय करती है अपने इनक्लेव्स को, ठीक है। मतलब हमारी टेरिटरी के अंदर रेजिडेंट क्या होता, सिटीज़न और रेजिडेंट में फ़र्क होता है। सिटीजनशिप जो है कंट्रीज लिंक्ड विद द बर्थ, सिटीजनशिप जो होता है वो हमें बाय बर्थ मिलता है, लेकिन रेजिडेंटशिप क्या होता है, जहाँ हम मतलब रह रहे हैं। फैक्टर इनकम क्या हुआ, फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन आर क्लासीफाइड, अच्छा प्रोडक्शन के फैक्टर को हमने 4 में डिवाइड किया, लेबर, लैंड, कैपिटल, इंटरप्राइजेस, ठीक है। लेबर जो है वो उसमें सारे मेंटल और फिजिकल एफर्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, लैंड में सारे नेचुरल रिसोर्स, और कैपिटल में सारे फिजिकल एसेट्स यूज होते हैं। इंटरमीडिएट कंजप्शन में क्या आता है, फॉर्मल प्रोड्यूसिंग ग्रेन बाय सेल सीड्स, अच्छा फार्मर जो है ग्रेन्स जो है बनाए, उसके लिए उन्हें पता है उनको खाद खरीदनी है, उनको पानी चाहिए, पेस्टिसाइड चाहिए, सब चीज़ें चाहिए, ठीक है। तो ये प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन इनटू ग्रेन ड्यूरिंग द ईयर, मतलब पूरा ग्रेन्स के बनने में, प्रोडक्शन ट्रांसफॉर्मेशन में ये सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। और इन्हीं चीज़ों की जो कंजप्शन है उसको इंटरमीडिएट कंजप्शन कहा जाता है, बीच में जो इस्तेमाल हुआ, ठीक है। फाइनल प्रोडक्ट क्या है, जो फाइनली प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं।
नेशनल इनकम क्या होता है, नेशन की जो इनकम है उसको नेशनल इनकम कहा जाता है, ठीक है। मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग क्या है, प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन मतलब मेथड में क्या आएगा, डाटा आर ऑब्टेन्ड एट द इनकम क्रिएशन स्टेज, ठीक है। इनकम क्रिएशन स्टेज पे डाटा जो है वो देखा जाएगा और इसको हम प्रोडक्शन कहते हैं। एस्टिमेट एनवीएफई बाय इंडस्ट्रियल सेक्टर, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ठीक है। इनकम मेथड जो है वो नेशनल इनकम बेस्ड ऑन फैक्टर देखते हैं। कंपोनेंट ऑफ फैक्टर इनकम आप देखो, एक था कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है। सीओई जो है कंसिस्ट ऑफ द 3 एलिमेंट, जिसमें वेजेस सैलरीज आएंगी, वेजेस सैलरी कैश में आएगी, किंड में आएगी, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन आएगा सोसाइटी में, रेंट एंड रॉयल्टी आएगी। रेंट जो है आपको पता है जो एक्चुअल रेंट जो दिया जाता है। रॉयल्टी क्या हुआ, इनकम अर्न फ्रॉम ग्रांटिंग लीजिंग राइट फॉर सेल्फ ओन असेट्स, ठीक है। जैसे कि कोल, नेचुरल गैस वगैरह, इसमें जो है इनकम होगा। इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट आपको पता है जो कि बैंक में हम पैसे जमा करते हैं उसका इंटरेस्ट मिलता है हमें नॉर्मल, वो प्रॉफिट किया जो हमें फ़ायदा हुआ। मिक्स्ड इकोनॉमी जो है वो क्या होती है, मिक्स्ड इकोनॉमी जिसमें दोनों चीज़ें आती हैं, जैसे कि ट्यूटर गिविंग ट्यूशन एट हिज रेजिडेंस, ठीक है। अब हम अगर देखें एक्सपेंडिचर के मेथड को, तो इस मेथड में क्या है, इनकम को कैसे कैसे कैलकुलेट करा जाता है, ऑल एक्सपेंडिचर इनकोर्ड बाय हाउस होल्ड फंड्स, ठीक है। जितना भी एक्सपेंडिचर खर्चा है उसको जो है हम देखते हैं, उसमें हम इनकम काउंट करते हैं। अगर हम बात करें प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर की, PFEC, तो उसमें हाउस होल्ड फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस नॉन प्रॉफिट प्राइवेट जितने भी एक्सपेंडिचर हैं वो आएगा। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर GFCE की बात करें, उसको हम कैसे देखते हैं, इंटरमीडिएट कंजप्शन ऑफ गवर्नमेंट प्लस COE पेड बाय द गवर्नमेंट प्लस डायरेक्ट परचेज फ्रॉम द अब्रॉड ऑफ एस्टिमेट एंड कंसल्टेट लोकेट, ठीक है। और सेल्स ऑफ गुड्स में से उसको माइनस कर देंगे। अब जीडीपी हम कैसे देखते हैं, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एंड इन्वेंट्री। नेट एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट से हम नेट एक्सपोर्ट देख। अब ये मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा स्पीड में समझाया है। ये आप लगा लो मैंने आप इसको आधे टाइम में ख़त्म किया है। 2 घंटे की ये वीडियो कम से कम बनती थी जिसको मैंने 1 ही घंटे में ख़त्म कर दिया है। तो सॉरी अगर मतलब किसी को हौच पौच समझ ना आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। आप एक काम कर सकते हैं, आप हर एक जो इसका वो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, हर एक स्लाइड का, और आप उसको आराम से पढ़िए। इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें नेशनल इनकम है, जीडीपी है, ये सब इकोनॉमिक्स के बारे में बताया गया है कि आपको कुछ टर्म्स याद करनी है, जीडीपी क्या है, जीएमपी क्या है, ये सब चीज़ें देखनी है आपको। उसके बाद जो है टर्म्स आपको इन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रही हूँ, आपको इनकी फुल फॉर्म्स आनी चाहिए, आपको इनका डिट्टो जैसा ही है ना इसका डेफिनेशन, वैसा डेफिनेशन आपको याद करना है इसका, क्योंकि वही डेफिनेशन लिख देंगे और नीचे लिखेंगे कि ऑप्शन में लिखेंगे कि बताओ ये किसका है डेफिनेशन, इस टर्म डैश करके। तो आपको वो डेफिनेशन सब पता होनी चाहिए। बाकी रिवाइज़ करिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, और अच्छे से एग्ज़ाम देखिए। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। ऐसी वीडियो के लिए हमें फॉलो ज़रूर करें।